सदी के आरंभ में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान दार्जिलिंग की पहचान ब्रिटिश अधिकारियों, सैनिकों और उनके परिवारों के लिए संभावित ग्रीष्मकालीन आश्रय स्थल के रूप में की गई थी। संकरी पर्वत श्रृंखला को सिक्किम राज्य से पट्टे पर लिया गया था और अंततः ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। दार्जिलिंग के नीचे की ढलानों पर चाय उगाने का प्रयोग अत्यधिक सफल रहा। जंगलों को साफ करने, यूरोपीय शैली के कॉटेज बनाने और चाय बागानों में काम करने के लिए हजारों मजदूरों को मुख्य रूप से नेपाल से भर्ती किया गया था। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने स्वदेशी लोगों को विस्थापित कर दिया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों के बच्चों की शिक्षा के लिए दार्जिलिंग और इसके आसपास आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए थे। 19वीं सदी के अंत तक एक नया नैरो गेज पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, गर्मियों में शहर में रहने वाले लोगों को ला रहा था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जब ब्रिटिश लोग दार्जिलिंग से चले गए तो इसके कॉटेज मैदानी इलाकों के धनी भारतीयों द्वारा तथा इसके चाय बागानों को बाहर के भारतीय व्यापारियों और बड़े समूहों द्वारा खरीद लिया गया। दार्जिलिंग की आबादी आज मुख्य रूप से उन स्वदेशी और अप्रवासी मजदूरों के वंशजों से बनी है जो शहर के मूल विकास में कार्यरत थे। हालांकि उनकी आम भाषा नेपाली भाषा को भारत में राज्य और संघीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता दी गई है, लेकिन मान्यता ने भाषा बोलने वालों के लिए बहुत कम सार्थक रोजगार पैदा किया है और न ही इससे उनके राजनीतिक मामलों में उनकी भूमिका में कोई खास इजाफा हुआ है। चाय उद्योग और पर्यटन शहर की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। भारत की आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में वनों की कटाई ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिससे शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले बारहमासी झरने प्रभावित हुए हैं। इस बीच दार्जिलिंग की आबादी पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है और अनियमित निर्माण, ट्रैफिक जाम और पानी की कमी आम बात है। सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे कई युवा स्थानीय लोग अपने कौशल से मेल खाने वाली नौकरियों की कमी के कारण पलायन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों की तरह उन्हें भी कुछ भारतीय शहरों में भेदभाव और नस्लवाद का सामना करना पड़ा है। दार्जिलिंग की संस्कृति अत्यधिक महानगरीय है, जो विभिन्न जातीय समूहों के आपस में घुलने मिलने और अपनी ऐतिहासिक जड़ों से दूर विकसित होने का परिणाम है। इस क्षेत्र के स्वदेशी व्यंजन किण्वित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से भरपूर हैं। 19वीं सदी के मध्य से ही पर्यटक दार्जिलिंग आते रहे हैं। 1999 में इसके समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान के बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2005 में दार्जिलिंग चाय को विश्व व्यापार संगठन द्वारा भौगोलिक संकेत दिया गया था, जो ब्रांड की सुरक्षा के साथ साथ इसे उत्पादित करने वाले क्षेत्र के विकास के लिए भी था। जोसेफ डाल्टन हुकर के हिमालयन जर्नल्स खंड आई 1854 से दार्जिलिंग में एक लेप्चा लड़की और एक बौद्ध लामा। दार्जिलिंग पूर्वी हिमालय में मेची और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। 18वीं शताब्दी में यह एक सीमा क्षेत्र का हिस्सा था जिसने कई दक्षिण एशियाई राज्यों में महत्वाकांक्षाओं और असुरक्षाओं को जन्म दिया था। सदी के अधिकांश भाग के लिए सिक्किम के उत्तरी राज्य के चोग्याल शासक ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा किया था। अंतिम दशकों में नेपाल के गोरखा साम्राज्य ने दार्जिलिंग को अपने क्षेत्र में लाने के लिए पूर्व की ओर विस्तार किया। इसकी सेना तीस्ता से पहले ही रुक गई, जिसके आगे उस समय भूटान का राज्य था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं सदी की शुरुआत में दार्जिलिंग पहाड़ियों में रुचि दिखानी शुरू की। उस समय दार्जिलिंग की स्वदेशी आबादी में बड़े पैमाने पर लेप्चा और लिम्बू लोग शामिल थे। कंपनी का क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप एंग्लो नेपाली युद्ध में गोरखाओं पर अपनी सेना की जीत के बाद शुरू हुआ। 1814 और 1816 के बीच लड़ा गया ये युद्ध दो संधियों, सुगौली की संधि और टिटालिया की संधि के साथ संपन्न हुआ, जिसके तहत नेपाल को सिक्किम को दार्जिलिंग क्षेत्र वापस करना था। 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अधिकारी कैप्टन जॉर्ज लॉयड और जेडब्ल्यू ग्रांट नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जाते समय एक अर्धचंद्राकार पर्वत श्रृंखला से गुजरे, जिसे उन्होंने अंग्रेजों के लिए एक सेनेटोरियम या भारत के मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने और आश्रय लेने के लिए एक रिजॉर्ट के रूप में उत्कृष्ट माना।
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्हें लॉर्ड ने अपने विचार से अवगत कराया, ने सहमति व्यक्त की और सीमा की निगरानी के लिए सेना की एक छोटी उपस्थिति की सिफारिश की।